किया गया है कि वो टीजीटी भी कवर करें, पीजीटी भी कवर करें, जहाँ पे आपको सिलेबस वाइज सारी वीडियोस मिलेंगी और उनको आप अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तो जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोई भी टॉपिक ना छोड़ूं जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। मैं मोना परमार। तो आज हम आपकी जो क्लास रहेगी वो इतिहास की रहेगी। तो इतिहास की क्लास लेने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसका सिलेबस जान लें। इस सिलेबस में मेनली जो आयोग है उसने क्या क्या चीज़ उसमें इंक्लूड की है। तो अगर हम पीजीटी के सिलेबस की बात करते हैं तो पीजीटी के सिलेबस में उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ दे दिया है और उसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को कवर कर दिया है। तो मैंने उसको डिवाइड किया है कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में उन्होंने किस किस टॉपिक को लिया है। मेनली तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, पर वो सिलेबस दिखा दिया है कि छोटा है, लेकिन अगर आप डिटेलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास का कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने उसमें सब कुछ कवर किया है। तो पहले मैं प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में उन्होंने दो टॉपिक मेंशन किए हैं मेन रूप से कि पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, और दूसरा टॉपिक उन्होंने लिया है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, यह बात की उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास से, जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ और मौर्य साम्राज्य, यहाँ एक बात मैं आपको पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो आपने पहले सुना होगा कि इतिहास जो है बहुत ज़्यादा डेट होती है, बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है और इसलिए याद नहीं होता, और डेट को कब तक याद करें। लेकिन वो एक अवधारणा थी, वो बच्चों वाली थी। अगर हम इतिहास को उसके परिवर्तन के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, सांस्कृतिक परिवर्तन हो, धार्मिक परिवर्तन हो, तो हमें इतिहास भी याद हो जाता है और इतिहास की एक समझ विकसित हो जाती है। और समझ विकसित होने के बाद हम बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से देख पाते हैं, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो और भी जीएस के अदर सब्जेक्ट में वो हम अच्छे से कवर कर पाते हैं। अब यही इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया कि अगर आप पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ पढ़ेंगे तो उसमें उनका सामाजिक दृष्टिकोण भी आपको देखना पड़ेगा, आर्थिक दृष्टिकोण भी देखना पड़ेगा और राजनीतिक दृष्टिकोण भी देखना पड़ेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारे दृष्टिकोण आपको देखने पड़ेंगे। अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो यहाँ भी आपको सामाजिक स्थिति मौर्य साम्राज्य की, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, इसके साथ साथ धार्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बोल लीजिए या सांस्कृतिक बोल लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और अगर हम इतिहास को इसी क्रम में पढ़ेंगे तो जैसे ही हमारे दिमाग में राजनीतिक बात आएगी तो हम तुरंत वंश पे आ जाएंगे, कौन सा राजा हुआ, कब से कब उसने क्या किया, ये सारी चीज़ें। सामाजिक, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, जाति व्यवस्था थी या नहीं थी, समाज किस रूप में काम कर रहा था। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे या इकोनॉमी की बात करेंगे तो उस समय कितना लगान लिया जाता था, कि जो आय का स्रोत है वो मेनली क्या होता था, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। वैसे ही उन्होंने मौर्य साम्राज्य और ऐतिहासिक संस्कृतियाँ दो टॉपिक डाल के हमको ये एहसास दिला दिया कि सिलेबस बहुत कम है, लेकिन इसकी अगर डिटेलिंग देखी जाए पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों की तो उन्होंने उसमें मेंशन किया है पूरा पाषाण काल, यानी कि बचपन में हम सभी छोटे थे तो 6th क्लास की बुक होती थी, उसमें हम देखते थे कि आदि मानव बने होते थे, पत्थर का पहली बार प्रयोग, पत्थर से आग का आविष्कार, तो उस समय की बात की है पूरा पाषाण काल, यानी कि सबसे पुराना। जब पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी जब पत्थर के जब जिस समय पत्थर का प्रयोग हर चीज़ में होता था, काटने के लिए, खोदने के लिए, किसी भी काम के प्रयोग के लिए जब पत्थर का प्रयोग होता था तो उस समय को बोलते हैं पूरा पाषाण काल। उसके बाद जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ मानव सभ्यता का तो हम पहुँचते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के बाद हम पहुँचते हैं नव पाषाण काल में। तो ये तीनों उन्होंने पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है वैदिक काल, और वैदिक काल में हम उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल दोनों ही पढ़ते हैं। वैदिक काल के बाद उन्होंने मेंशन किया है धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक
देखते हैं धार्मिक आंदोलन में, चलिए मैं लिख ही देती हूँ इसका जो डिवीज़न है। सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया कि आपको पूरा पाषाण काल पता होना चाहिए, ठीक। दूसरा उन्होंने मेंशन किया है कि आपको मध्य पाषाण काल पता होना चाहिए, ठीक। तीसरा उन्होंने मेंशन किया है कि आपको नव पाषाण काल पता होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पता होना चाहिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, या हम इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि आपको वैदिक काल भी पता होना चाहिए। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अच्छा, इसके बाद भी जो कि उन्होंने एक टॉपिक मेंशन किया, इसके अंदर उन्होंने फिर आगे बढ़ना है कि एंशिएंट इंडिया में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे आपको वो भी पता होने चाहिए। अब धार्मिक आंदोलन में बात खत्म नहीं होती है, अब धार्मिक आंदोलन के अंदर भी क्या क्या हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म, शैव, हिंदू धर्म, यानी कि मेनली इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जहाँ पे पीजीटी में तो उन्होंने मेंशन किया कि शंकराचार्य का मेनली जो योगदान रहा धार्मिक आंदोलन में वो भी आपको पता होना चाहिए। बात यही खत्म नहीं होती है, आगे उन्होंने कहा है कि आपको मौर्य वंश पता होना चाहिए। देख रहे हैं आप कि उन्होंने यहाँ मेंशन तो कर दिया है, लेकिन अब मौर्य साम्राज्य पे आ गए हैं। मौर्य साम्राज्य के अंदर मौर्य वंश आपको पता होना चाहिए। मौर्य वंश में वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उसके बाद भी उन्होंने नहीं उन्होंने कहा गुप्त वंश भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में उन्होंने कहा कि आपको गुप्तोत्तर वंश भी पता होना चाहिए। गुप्तोत्तर वंश यानी कि गुप्त वंश के बाद कौन आया, मेनली हर्षवर्धन के बारे में, ये सब पुष्यभूति वंश था हर्षवर्धन का, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके आगे हम चलेंगे इसके आगे उन्होंने कहा है कि आपको एक दक्षिण भारत को मेंशन कर लिया यहाँ पे, जहाँ उन्होंने मेनली बात की है चोल वंश की, इसकी चोल वंश की। तो ये पूरा एंशिएंट इंडिया है, जहाँ तक है यहाँ तक उन्होंने एंशिएंट इंडिया को कवर कर लिया है। इतनी सारी चीज़ें आपको एंशिएंट इंडिया में पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ कि उन्होंने पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों में और मौर्य साम्राज्य में जो सब टॉपिक है वो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर उन्होंने कहा कि धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म, भागवत धर्म, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मौर्य वंश, गुप्त वंश के बाद गुप्तोत्तर वंश हुआ, उसमें जैसे पुष्यभूति वंश हुआ हर्षवर्धन का, वो पता होना चाहिए। चोल वंश आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल उन्होंने एंशिएंट इंडिया का कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं है। कहने को आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वो भी डिटेलिंग में, ठीक है। अब हमने ये बात करी, अब आगे बात करते हैं। ये तो थी हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की, और दूसरा पार्ट है जो हिस्ट्री का, वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे मेनली हम मिडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको साफ कर लेती हूँ आगे के लिए। अच्छा, इतिहास में उन्होंने हर टॉपिक के आगे मेंशन किया है कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी दृष्टिकोण रहा है इतिहासकारों का, या उस समय के बारे में जानने के लिए जो भी हमारे पास स्रोत रहे हैं, वहाँ से जो जो जानकारियाँ हैं वो हमें पता हो। अब इतिहास का मतलब वो नहीं रहा कि भैया प्लासी का युद्ध कब हुआ था कि 1757 और इतिहास का खत्म, ऐसा नहीं है। अब इतिहास का मतलब है कि आपको उस घटना के प्रभाव भी पता हो, कारण भी पता हो, उस घटना के होने के बाद समाज पर क्या मतलब बदलाव आया, समाज में आपको परिवर्तन भी पता हो।
यानी कि कोई भी घटना घटी, और इतिहास घटना ही तो है। हमारे जीवन में भी जैसे कि कोई भी घटना घटती है तो सारी घटनाएं हमें याद नहीं रहती हैं। वो घटना हमारे जीवन में हमें याद रहती है, चाहे वो दुखद हो या सुखद हो, जिस घटना ने हमें प्रभावित किया, चाहे वो कोई अच्छा काम किया आपने, चाहे कोई ऐसा काम किया, चाहे दुख हो सुख हो। यानी कि हम अपने जीवन की हर घटना को याद नहीं रख पाते हैं, हम अपने जीवन की सिर्फ उसी घटना को याद रख पाते हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे परिवार के ऊपर पड़ता है और समाज के ऊपर पड़ता है। इसीलिए अगर हमसे कोई पूछे कि बचपन की याद होता तो वो हर याद नहीं है, मतलब सब कुछ हमें याद नहीं है, सिर्फ वही चीज़ याद है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर आज तक है। वैसे ही सेम इतिहास है। इतिहास की हर घटना हम याद कर पाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतिहास की वो हर घटना हमें याद करनी पड़ेगी जिसने इतिहास में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कोई परिवर्तन लाया हो, या उसके बाद कोई परिवर्तन जैसे कि कोई नया युग शुरू हुआ हो। ये सारी चीज़ें हमें इतिहास में याद रखनी पड़ती हैं। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो उन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी जो सब टॉपिक हैं, वैसे तो उन्होंने जो शुरुआत की है वो तुर्क आक्रमण से कर दी है, ठीक है, तुर्क आक्रमण या तुर्कों का आगमन भारत में, और जिसमें तुर्की जो है हम जिनको जानते, मतलब जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है महमूद गजनवी। लेकिन ये तुर्क कौन थे, कहाँ से आए थे, और भारत में जो इनका आक्रमण हुआ उससे पहले की जो जहाँ से ये आए थे वहाँ की स्थिति क्या थी कि इन्हें भारत में आना पड़ा, भारत में क्यों आए थे, और भारत में क्या तुर्की आक्रमण से पहले कोई आक्रमण हुआ था, जिसको हम अरब आक्रमण के नाम से जानते हैं। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण अगर कोई हुआ था तो वो अरब आक्रमण हुआ था। अच्छा, ये अरब आक्रमण से जुड़े हुए लोग, अरब की बात हुई है तो अरब में कैसी स्थिति थी, वहाँ से अपने दोनों ही आक्रमण को एक चीज से जोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं मुस्लिम आक्रमण या इस्लाम का आगमन। जैसे कि जो टीजीटी में टॉपिक दिया है वो दिया है इस्लाम का आगमन और इस्लाम का भारत में आगमन। इस आगमन के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या, ये सब टीजीटी में उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन पीजीटी में उन्होंने सिर्फ तुर्क आक्रमण मेंशन कर दिया है। तो तुर्क आक्रमण भी पढ़ेंगे तब भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तब भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जब तक आप तुर्क आक्रमण से पहले की कहानी नहीं जानेंगे तब तक आप महमूद गजनवी की विचारधारा को और उसने जो भारत में किया आप उसको नहीं समझ पाएंगे कि उसका भारत में वास्तविक उद्देश्य क्या था आने का। ठीक है, तो जैसे कि हम तुर्क आक्रमण से अब बात करते हैं सब टॉपिक की, जो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा उनको जोड़ने की कोशिश की है कि कोई भी अगर नया स्टूडेंट पढ़े तो उसको दिक्कत ना हो। तो पहली शुरुआत जो है सब टॉपिक जो मैंने किया है वो है भारत में इस्लाम का आगमन। ठीक है, दूसरा अरब आक्रमण, जिसको तो सभी जानते हैं कब हुआ था, 1712। किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? जो तुर्की शासक था, हज्जाज उसका दमाद था। तो ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तीसरा तुर्की आक्रमण, ठीक है। चौथा तुर्की जो आक्रमण है उसके बाद सीधा जैसे कि उसमें आगे चल के मोहम्मद घोरी को सब जानते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध सब जानते हैं, और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही एक तरह से भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भी बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश रहे वो जब इस्लाम से जुड़े हुए हैं। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में लगभग 5 वंश रहे, वो सारे आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले गुलाम वंश हुआ, ठीक है, फिर खिलजी वंश हुआ, तुगलक हुआ, लोधी हुए, सैयद हुए, ये सारे 5 वंश आपको पढ़ने हैं। फिर उन्होंने मेंशन किया है दिल्ली सल्तनत, फिर उन्होंने मेंशन किया है दिल्ली सल्तनत मुगल वंश या मुगल काल, मुगल वंश या फिर मुगल काल। अच्छा, मुगल काल के बारे में तो जैसे कि आप ये कह रहा था कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर,
बाबर ने जब अपनी सत्ता संभाली उसके बाद हुमायूं ने किन परिस्थितियों में बदलाव किया, या हुमायूं ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या बदलाव किए, इनके बाद अकबर ने क्या किया। ठीक है, और इसमें जब हम मुगल वंश में जब इन चार सबकी बात करते हैं, जैसे कि हम बाबर से शुरू करते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक, औरंगजेब, वैसे बहादुर शाह तक भी पहुंच चलते हैं। बहादुर शाह जिन्होंने 1857 क्रांति में एक तरह से इनको नेतृत्व दिया गया था, तो बहादुर शाह, क्योंकि हमें मॉडर्न इंडिया में 1857 की भी क्रांति पढ़नी है। अब यहाँ जब अकबर और जहांगीर, मतलब सॉरी हुमायूं और अकबर के बीच में एक शेरशाह नाम का व्यक्ति भी रहा जिसने शासन किया, शेर शाह, जिसे द्वितीय अफगान साम्राज्य, जिसके साम्राज्य को बोला जाता था द्वितीय अफगान साम्राज्य, ये बंगाल, बिहार, कन्नौज का जो हिस्सा है वो वहाँ पे जो शासन किया, फिर इसके बाद से दिल्ली और आगरा को भी जीत लिया था। उस समय हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा था, तो ये कहानी भी हम बीच में पढ़ेंगे। ठीक, अब मुगल वंश के बाद उन्होंने एक दक्षिण भारत की तरफ थोड़ा सा उस समय के बीच की बात है जब दिल्ली सल्तनत था, और दक्षिण भारत में 2 नए राज्यों का उदय हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, तो वो भी हमें देखने पड़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य और एक है बहमनी साम्राज्य। इन सब के बाद लास्ट टॉपिक उन्होंने दे दिया है मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन, और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ही हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ये सब चीज़ें यहाँ पे इतना अंग्रेजों ने यहाँ राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से अपना कंट्रोल किया, तो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन के बाद की कहानी है। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा, जिसके सब टॉपिक जो कवर किए हैं, जैसे कि भारत में इस्लाम का आगमन, अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का पतन। तो इन टॉपिक को पूरा हमें मध्यकालीन भारत खत्म करना है। अब तीसरा जो इतिहास का पार्ट है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको हम मेनली बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, लेकिन उन्होंने जो है मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं ना, हमको ये सहूलियत देने के लिए कह दिया है कि भाई एक बहुत छोटा हिस्सा है लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ ही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक बार मैं इसको साफ कर लेती हूँ, फिर आगे मैं सब टॉपिक मेंशन करूँगी। आई होप सभी लोगों को जो सिलेबस है वो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हुए, तो पहला जो मैंने टॉपिक दिया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, ठीक है। और उन्होंने दूसरा दिया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव। भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव। अब आप सोचिए कि उन्होंने इन 2 टॉपिक में कितने सब टॉपिक कवर किए जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा, ठीक है। जब आप ये पढ़ेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, और जब आप दूसरा टॉपिक देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन के
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी यूरोप से, उसके साथ पुर्तगाली भी आए थे, मतलब उसके साथ भी, उससे पहले पुर्तगाली आए थे, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, डेनिश भी आए, और सबको भारत में एक व्यापार का सुनहरा अवसर दिख रहा था, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, डेनिश हो, फ्रांसीसी हो, और उसी में ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थी। सबको यहाँ व्यापार दिख रहा था, सब चले आए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अगर मान लीजिए एक हिस्सा है, रोटी का ही मान लीजिए, एक रोटी है, खाने वाले 6 हैं, सबको एक एक टुकड़ा मिलेगा, किसी का पेट नहीं भर पाएगा। तो वही स्थिति भारत में थी, जब सब व्यापार करने आए तो मुनाफा जो था वो बट रहा था सब में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे, मतलब जो ब्रिटेन से आए थे, वो थोड़े चालू थे, उन्होंने कहा सबको हटा दिया जाए और एकमात्र शक्ति के रूप में यहाँ उभरा जाए, चाहे राजनीतिक रूप से, तो हमें जो जितना मुनाफा जो बट रहा है 5-6 हिस्सों में, वो अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी पर जाएगा। तो उसने धीरे धीरे करके यहाँ कई सारी लड़ाइयाँ की। लड़ाइयाँ करने के बाद उसने बेदरा का युद्ध हुआ, कई सारे युद्ध हुए जहाँ पर उन्होंने फ्रांसीसियों को हटाया, पुर्तगालियों को हटाया और ये डेनिश को हटाया। सबको हटाने के बाद खुद एकमात्र शक्ति के रूप में भारत में स्थापित हुए। अब इनके सामने समस्या थी, एक तो यूरोप, इनके जो यूरोप के लोग थे उनको हटाया, दूसरी के बाद सामने समस्या थी कि भारत में जो राजनीतिक चीज़ थी, जैसे कि बंगाल के नवाब, ठीक है, मराठा अलग है, इधर यो हैदर अली टीपू सुल्तान का मद्रास में अपना अलग दबदबा था, इधर पेशवा, ठीक है, उधर पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह, इन सबका दबदबा था। इन सबसे कैसे लड़ा जाए? और सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए सबसे सुगम स्थल जो था वो बंगाल था। बंगाल सब जानते हैं, बंगाल से ही उन्होंने शुरुआत की। और जैसे कि हम सभी जानते हैं 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, 1757, ये एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जहाँ पर जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने पैर जमाए भारत में। उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, दूसरा निर्णायक युद्ध हुआ। उसके बाद उन्होंने मैसूर के साथ युद्ध किया, मराठाओं के साथ युद्ध किया, ठीक है, सिंधु मतलब पंजाब के साथ युद्ध किया। सारे युद्धों में कुल मिलाकर उन्होंने जो सारी बागडोर थी राजनीति की वो अपने हाथ में कर ली। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो आयोग है उसने 2 टॉपिक इनके छोड़ दिए, लेकिन इन 2 टॉपिक को समझने के लिए हमें अलग अलग टॉपिक छोटे छोटे रूप में पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हमसे प्रभाव पूछ लिया, हमारी राजनीतिक प्रभाव क्या रहा भारत में ब्रिटिश शासन का, तो हमें जो छोटी छोटी घटनाएं राजनीतिक रूप से वो याद होनी चाहिए। आर्थिक प्रभाव का क्या रहा, तो हमें जो घटनाएं अगर वो याद नहीं हो पाएंगी तो आर्थिक प्रभाव से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे? सबसे बड़ी बात है, अगर ये पेपर सब्जेक्टिव होता तो फैक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, और जब ऑब्जेक्टिव है तो इन्हीं प्रभावों में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा, किस फैक्ट पे बन जाएगा, ये हम में से कोई नहीं जानता। उसका एक तरीका होता है कि हम सारे पुराने पेपर्स पहले सॉल्व करेंगे। पुराने पेपर सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा इस एरिया से पिछले जो वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं। हो सकता है इनमें से कोई रिपीट हो जाए, और हो सकता है कि जो ऑप्शन थे वो अगले पेपर में क्वेश्चन बना दिया जाए, तो जो क्वेश्चन था वो ऑप्शन में आ जाए, या उसके आधार पर जो फैक्ट नहीं छुआ गया है नए फैक्ट को उठा लिया जाए। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। आगे चलते हैं। तो आगे उन्होंने 1857 की क्रांति की बात की है, किस क्रांति के क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके आगे उन्होंने कहा है कि धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। अब वही सारी कहानी बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुए, यानी कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां थी जिनके लिए कई भारतीयों ने भी आंदोलन चलाया। उन सब के बारे में पढ़ना है हमें, धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। तो ये सब हमें राजा राममोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, ये जो मेन रिफॉर्मर हुए, इन सब की क्या विचारधारा थी, उन्होंने क्या क्या, जैसे कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, जो वेद है उनकी ओर वापस लौटो, ये नारा किसने दिया। तो ये सब चीज़ें हमें इस समय पढ़नी है, ठीक है। सती प्रथा के लिए सबसे पहले कौन सा कानून बना, उसे कब हटाया गया, किसने हटाया, जिस समय हटी उस समय कौन गवर्नर जनरल था, उस समय गवर्नर जनरल था या बंगाल का जो गवर्नर था, क्या वायसराय था, वायसराय की उपाधि 1857 से पहले आई है, 1857 के बाद आई। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। अब जैसे कुछ मेन जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद
और रविंद्र घोष, इन सब के बारे में हम मेनली ये रिफॉर्मर कहलाए तो यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक उन्होंने दिया है कि राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का आंदोलन। महात्मा गांधी को तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा इतने सारे असहयोग से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक इतनी सारी घटनाएं घटी हैं महात्मा गांधी के ऊपर कि वो सारी हमें वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए कि महात्मा गांधी भारत में कब आए। थे तो भारत के, लेकिन मेनली उनका जो योगदान है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे हैं 1914 में, उसके बाद उनकी जो क्रियाएं हैं, जो कार्यकलाप है, वो यहाँ शुरू होते हैं। और वहाँ से लेके असहयोग आंदोलन से लेके फिर भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन और उनका जो गांधी और इरविन समझौता है, ये मेन जो घटनाएं हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। तो अगला टॉपिक उन्होंने जो दिया है वही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। महात्मा गांधी का योगदान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। इन्होंने तो एक टॉपिक दे दिया, लेकिन उस टॉपिक के बीच में हमें कितने सब टॉपिक पढ़ने हैं ये आपको अंदाजा लग गया होगा। और उन्होंने लास्ट टॉपिक दिया है कि देश का विभाजन और उसके बाद का भारत। देश का विभाजन कब हुआ था, ये तो सबको ही पता है भाई, 1947, और उसके बाद का भारत, और उसके बाद का भारत। लगभग उन्होंने 1950 तक की हम लोगों से अपेक्षा की है कि हम 1950 तक कवर करें। तो ओवरऑल ये पूरा हमारा पीजीटी का सिलेबस था। कहने को ये सिलेबस उन्होंने बहुत छोटे उसमें दिया है, लेकिन जो अगर हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि छोड़ा हमने कुछ भी नहीं है, कहीं से भी, किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब टॉपिक से। और जो बिटवीन द लाइन, मतलब जो उन्होंने अनसीन है, डायरेक्ट से नहीं दिया है, इनडायरेक्टली वो वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो ये हमने आज सिलेबस देखा, और यही सिमिलर जो सिलेबस है वो टीजीटी का है, और यही टॉपिक जो है वो पैट के सिलेबस में आपको मिल जाएंगे, और यही सिलेबस जो है यूपीपी के सिलेबस, यानी कुल मिलाकर इतिहास में टॉपिक तो यही रहेंगे। तो आगे की क्लासेस में हम सारे, जैसे कल की क्लास हमारी रहेगी तो भारत में इस्लाम का आगमन रहेगी, और हम धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि हर क्लास में हम एक एक टॉपिक कवर करते जाएँ। और इसमें एक और कोशिश रहेगी मेरी कि जितने भी बैक ईयर पेपर हैं, जब पुराने पेपर हैं, हम उनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ एमसीक्यू फॉर्म में रिवाइज करते जाएँ, और जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी आपको बताते जाएँ। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो सिलेबस को आप एक बार खुद भी देखिएगा, अगर उसमें कोई भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को।